हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब कि जो भी कंपनी के पास, बिजनेस के पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लैंड को छोड़कर। ज़मीन की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। बाकी की जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी मोटर व्हीकल, कंप्यूटर या और कोई भी आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी, जो भी टेंजिबल हैं, जो दिखाई देती हैं, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसकी अगर वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज डेप्रीशिएशन। ठीक है। डेप्रीशिएशन क्यों लगाते हैं हम? ताकि जैसे आज आपने कोई एक मशीनरी खरीदी, या 1 अप्रैल को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2021 को मान लीजिए आपने अगर कोई मशीनरी खरीदी और वो मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपये की, तो जब हमारा ईयर एंड होगा, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो अगर इसमें कोई मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया तो हम अपनी बुक्स में इसको एज इट इज़ 50,000 से ही लिखते रहेंगे, जो कि ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका मार्केट प्राइस है इसी मशीनरी का, वो मार्केट प्राइस जो है वो तो अब तक गिर गया होगा। और हर बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करके बार बार उसको बदलेंगे तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू तो इस मशीनरी की कम हो रही है, तो वो एक्चुअल वैल्यू के करीब उसको दिखाने के लिए हम हर साल उसमें से कुछ रिडक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है। अब डेप्रीशिएशन लगाते क्यों हैं, रीजंस क्या हैं उसके? क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन। तो आपको क्या लिखना है? डेप्रीशिएशन के कॉजेज। एक, कि हम किसी भी एसेट को अगर कंटिन्यूली यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गिरावट तो होगी, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। पहला रीज़न। दूसरा, अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज अगर हो जाए, तो उस टाइम पर भी जो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है। थर्ड वन इज़ ऑब्सोलेंस, पुरानी हो जाना, या ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। अगर नई नई टेक्निक की मशीनें या नई नई टेक्निक्स की एसेट्स अगर आ रही हैं, तो पुराने टेक्निक की जो भी एसेट्स होंगी, टेक्नोलॉजी में अपडेट होने की वजह से उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये वजह होती हैं किसकी? रिडक्शन होने की। और इस रिडक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? डेप्रीशिएशन के नाम से दिखाते हैं। ठीक है। अब डेप्रीशिएशन चार्ज करने के दो तरीके हैं। टाइप्स ऑफ डेप्रीशिएशन मेथड्स कौन कौन से हैं इसके? मेन 2 मेथड हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन मेन आपके सिलेबस में 2 मेथड हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसका एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट हम मशीनरी के बैलेंस में से कम करते हुए जाते हैं। ठीक है। कम करेंगे और हर साल उतना ही अमाउंट कम करेंगे तब तक जब तक कि मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए अगर आपको डेप्रीशिएशन निकालना है, तो डेप्रीशिएशन जो कि ईयरली निकालते हैं, ईयरली निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए जो भी
ओरिजिनल कॉस्ट है किसकी, जैसे मशीनरी है तो मशीनरी की या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, तो उस कॉस्ट में से माइनस करना है आपको स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब मशीनरी बिल्कुल बुक वैल्यू जब उसकी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो ज़ीरो जो वैल्यू हुई है वो बुक्स में हुई है। एक्चुअल में हो सकता है अगर उसको हम बेचें या कबाड़ में भी अगर बेचें तो कुछ ना कुछ मनी उससे क्या हो सकती है, रियलाइज़ हो सकती है। ठीक है, तो जो पैसा उससे लास्ट में मिलने वाला है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। और डिवाइड करेंगे हम इसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी बोल दो या एसेट्स जो भी है, उसकी जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लिया कि हमने एक मशीनरी खरीदी 90,000 रुपीज़ की। ठीक है, और उसके इंस्टॉलेशन पे या उसके कैरिज पे कुछ ना कुछ खर्च किया, एक्स्ट्रा खर्च किया, और ये जो खर्चा था अगर वो 10,000 रुपये का था, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, 1,00,000 रुपये। ठीक है, और हमें ये लगता है कि ये मशीनरी हमारा जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड जो इसकी लाइफ है वो है 10 ईयर्स। और ऐसा है कि जब ये लास्ट में बुक वैल्यू इसकी ज़ीरो हो जाएगी तब भी अगर हम इसको बेचेंगे तो जो इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो कम से कम 20,000 तो होगी। ठीक है, 20,000 की वो जो आज हमने 1,00,000 की ख़रीदी थी वो 20,000 तक की 10 सालों बाद बिक जाएगी, ऐसा अगर लगता है तो स्क्रैप वैल्यू हो गई है। अब इन चीज़ों को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपये, उसमें से 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू के माइनस किए और लास्ट में डिवाइड कर देंगे इसको 10 ईयर, तो ये आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स हर साल 8,000 रुपये एज अ डेप्रीशिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरी में से माइनस करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा एज अ लॉस 8,000 रुपीज़, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपये हम रिज़र्व में इकट्ठा कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब ये मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हमें एक नई मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ इकट्ठा किया हुआ रिज़र्व में इकट्ठा हुआ पैसा हम यूज़ कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर एकदम से ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बारी है अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी कि कितना परसेंटेज डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हो, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जैसे जितना आपने डेप्रीशिएशन लिया अगर आप डिवाइड करते हो ओरिजिनल कॉस्ट से और मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो ये इसकी रेट आ जाएगी, कट किया और ये रेट आ गई 8%। तो ऐसे आप डेप्रीशिएशन का परसेंटेज या डेप्रीशिएशन की जो रेट है वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है इसका, डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। क्लियर।